डियर स्टूडेंट्स, सो फाइनली क्लास 9th का इकोनॉमी के हम वीडियो में आ गए हैं। क्लास 6th, क्लास 7th एंड क्लास 8th में हमने कई सारी चीज़ों को पढ़ा। ये जो वीडियो है दैट इज़ फोकस्ड अपॉन द विलेज। तो एनसीईआरटी के इस चैप्टर में प्राइमरली रूरल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। यू नो, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ विलेजेस, और इंडिया की अगर दिक्कतों को समझना है तो इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जहाँ रहती है, विच आर द विलेजेस, हमें उसको समझना पड़ेगा। और इसी चीज़ के लिए इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है विद द विलेज पालमपुर। इन्होंने क्या किया है, इसके चैप्टर 1 में जब आप इसे एक्चुअली रीड करेंगे यू विल फाइंड दैट कि पालमपुर नाम के एक हाइपोथेटिकल विलेज से के थ्रू उन्होंने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यू थिंग्स जो कि एक विलेज फेस करता है उसके बारे में बताया है। सो दिस फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर यूपीएससी मेंस, प्रीलिम्स के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट? दिस इज अबाउट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ विलेज कॉल्ड द पालमपुर। तो बेसिकली इस चैप्टर के माध्यम से थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस विलेज, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर ऑपरेटिंग इन द विलेज, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि विलेज में कौन कौन से प्रोडक्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से ऑपरेट करते हैं, लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एटसेट्रा, एंड उससे एसोसिएटेड जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं जो वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अगेंस्ट में आते हैं। व्हाट इज अ कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट इज व्हाट? कंस्ट्रेंट इज अ फ्रिक्शन। जैसे कि आप गाड़ी होती है, आप गाड़ी चला रहे हो एंड सडनली आप ब्रेक मार देते हो तो फिर क्या होता है, गाड़ी रुक जाती है। सेम वे विलेज की इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है तो उस चीज के बीच में कुछ चीजें आ रही होंगी, कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, दोज कंस्ट्रेंट्स भी इसमें डिस्कस की गई है। तो ये चैप्टर कहने के लिए तो क्लास 9th का है, बट दिस फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूपीएससी मीन्स। उसकी रूरल इकोनॉमी को समझने के लिए तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझ लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो आपके प्रीलिम्स में कभी भी पूछ सकता है। कमिंग नेक्स्ट, तो उन्होंने पहले विलेज पालमपुर के बारे में बताया है, व्हाट इज विलेज पालमपुर। तो वहाँ पे बताया है फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी टुडे इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस ऑफ इंडिया। फार्मिंग इज एक्चुअली द मेन एक्टिविटी। मोस्ट ऑफ क्या कह लीजिए, ऑल ही कह सकते हैं आप। जितने भी इंडिया में विलेजेस हैं प्राइमरली फार्मिंग ही जो एक्टिविटी है, क्योंकि अगर जब वहाँ पे जो दूसरी एक्टिविटीज शुरू हो जाती है जैसे कि लेट्स से सर्विस वगैरह, तो वो टाउन एंड सिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वो विलेज रह ही नहीं जाता। सो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिविटीज़ भी पनप रही हैं। एंड इन एक्टिविटीज़ के लिए ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वी नीड द रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज आपके मैन मेड भी हो सकते हैं, इंसान के द्वारा बनाए गए, जैसे कि आपके टूल्स एटसेट्रा, या फिर वो रिसोर्सेज नेचुरल भी हो सकते हैं जैसे कि जो आपको लाइक जो भी लैंड एटसेट्रा ये सब जो अवेलेबल होता है। ह्यूमन एफर्ट्स तो हम लगाते हैं, पैसा हम लगाते ही हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग। वहाँ पे बताया विलेज पालमपुर के बारे में कि ये वेल कनेक्टेड है। आज की डेट में इंडिया में कई सारे विलेजेस हैं, दे आर गेटिंग कनेक्टेड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ रीच्ड टू द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ट्रांसपोर्ट से हम कनेक्ट हो रहे हैं सारे विलेजेस किसी न किसी फॉर्म में, चाहे पक्का रोड है चाहे कच्चा रोड है, विलेजेस आर गेटिंग कनेक्टेड। नाउ फैमिलीज का डिस्ट्रीब्यूशन आज भी कई सारे विलेजेस में इस तरह से है कि देयर इज द अपर कास्ट एंड देन देयर इज द लोअर कास्ट। अपर कास्ट आर इन माइनॉरिटी, लेकिन विलेज में जो प्राइमरी लैंड होल्डिंग है वो अपर कास्ट के पास है। एंड दैट इज वाई यू विल ऑलवेज फाइंड द कास्टिज्म कहीं ना कहीं विलेजेस में ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है, because casteism is somehow related with the power politics also. So casteism maintain रखने का एक पर्पज ये भी होता है कि when you are in the upper caste, definitely you have the more power, you have the more authority, लोग आपको सुनते हैं. So that is again one of the power politics वाली चीज़ें, but that is not our concern that जो हमें इसमें डिस्कस करना है. That is actually a social issues. कभी मैं आपसे जब सोसाइटी की बातें करूँगा तो मैं आपको वहाँ पे वो सारी चीज़ें समझाऊंगा. So upper caste families which are in minority, they own majority of land, और पक्के घर भी उनके पास है, they have the larger houses. तो गांव में ऐसा होता है कि भाई जो बड़े बड़े लोग हैं दे आर फ्रॉम द अपर कास्ट, बड़े बड़े घर उनके, बड़ी बड़ी ज़मीन उनकी। सो जाहिर सी बात है जब इसके पास बड़ा बड़ा घर, बड़ी बड़ी ज़मीन, उसके पास रिसोर्सेज, उसी के पास चीज़ें। और देन द लोअर कास्ट, तो वो किसी कोने में पड़े होंगे एंड दे विल बी हैविंग द स्मॉलर हाउसेज। छोटे घर होंगे, छोटी ज़मीन होगी, छोटे रिसोर्सेज होंगे, तो जाहिर सी बात है वो अक्षम होंगे। ठीक है, देन इलेक्ट्रिसिटी,
पहुंच गए इस विलेज में, सो दैट इज यूज फॉर लाइटनिंग द हाउसेस, ट्यूबवेल्स वगैरह के लिए यूज होते हैं, बिजनेसेस वगैरह के लिए इलेक्ट्रिसिटी का आज यूज हो रहा है। आज की डेट में ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो ही रहा है। स्कूल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर है रन बाय द गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये बता रहा है कि ये एक विलेज है जो एक ठीक विलेज है, अच्छा विलेज है, ठीक है। तो इसकी कंडीशंस बताया है। अब इसके थ्रू इन्होंने कुछ मैसेज पास किया है कि इन जनरल विलेज में फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी, इस तरह से एमएस शो की गई है, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि स्मॉल फार्मिंग, जैसे कि गांव वगैरह में आप देखते हैं गुड़ वगैरह भी बनाते हैं, छोटा मोटा मशीन लेके बनाने लगे तो गुड़ वगैरह वाली एक्टिविटी भी होती है। ट्रांसपोर्ट, टोंगा वाला, बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा, छोटी छोटी गाड़ियाँ भी चलने लगी हैं, ठीक है। फटफटिया भी कहते हैं कुछ जगह पे उसको, कुछ जगह पे वो क्या कहते हैं, दैट इज़ आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट नेम। तो ऑटो वगैरह छोटी मोटी चलती रहती है, तो ये चीज़ है, ठीक है। देन प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन, मेन पर्पज़ क्या होता है। अभी ये चीज़ देखो हमने छोटी क्लासेस में भी डिस्कस कर रखा है, तो ज़्यादातर टॉपिक्स इसमें रिपीटेड हैं, बट दीज आर बीइंग टॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ विलेज सो दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ कि भैया गांव में क्या हो रहा है, क्योंकि गांव में समझ लिए तो चीज़ें समझ गए। सो द एम इज टू प्रोड्यूस डिजायर गुड्स एंड सर्विसेज। 4 रिक्वायरमेंट्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वैसे मैंने आपको पढ़ाया था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे इन्होंने लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल की बात की है, ठीक है। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा, द यू नो अबाउट की लैंड क्या होता है, एनी नेचुरल रिसोर्स, दैट इज वाटर, फॉरेस्ट, सनशाइन एटसेट्रा, जो क्लास 8 में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देन अबाउट द लेबर, कौन से लोग काम करेंगे, बिकॉज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन यू नीड द पीपल हु वर्क। अब इसमें 2 टाइप के लोग हो सकते हैं, कि तो मैनुअल लेबर है जो आप काम कर रहे होगे, खुद से काम करोगे। दूसरा ये है कि दे विल बी हाईली एजुकेटेड लेबर, दैट विल बी द स्किल्ड लेबर, ठीक है। सो दीज आर द स्किल्ड लेबर, दीज आर द मैनुअल लेबर्स। देन फिजिकल कैपिटल, ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है। फिजिकल कैपिटल, नाउ बहुत अलग अलग तरीके के इनपुट्स चाहिए होते हैं जब आप एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कैपिटल इज फिक्स्ड, और एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि इसमें वियर एंड टियर बहुत कम होता है, तो सालों साल ये चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे कि टूल्स ऐसा नहीं कि अभी आपने खरीदा तो वो क्या कहते हैं तुरंत 6 महीने में खराब हो गया। टूल्स सालों साल चलते रहते हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह यूज होते रहते हैं, सालों साल चलते रहते हैं। मशीन्स, बिल्डिंग्स, सो दीज आर द फिक्स्ड कैपिटल जिनकी लाइफ साइकिल ज़्यादा होती है एंड दे वियर एंड टियर जरूर होता है, लेकिन ये चलते हैं। और कुछ चीज़ें इमीडिएट कंजम्पशन में चली जाती हैं, कंज्यूम होती रहती हैं, दैट इज़ द रॉ मटेरियल्स। जो भी रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं किसी चीज़ के प्रोडक्शन में, तो जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना है। आपको याद है वो फर्नीचर वाला एग्जाम्पल, जब हमने वुड से चेयर बनाई थी, तो वुड वॉज द रॉ मटेरियल, चेयर वॉज द फिनिश्ड गुड। तो वुड तो कंज्यूम हो गया ना, एंड द मनी इन हैंड, पैसा होगा तभी तो आप इसको बनाओगे, इसके लिए टूल्स वगैरह खरीदोगे। तो फिजिकल कैपिटल में देयर इज द फिक्स्ड कैपिटल। देखो फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है कि इन चीज़ों को आप छू सकते हो, दैट इज द फिजिकल कैपिटल। नाउ वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फिक्स्ड कैपिटल जो चीज़ें खराब नहीं होंगी टाइम के साथ। वर्किंग कैपिटल जो कंज्यूम हो जाएंगे। देन यू हैव द ह्यूमन कैपिटल, जैसे कि नॉलेज एंड एंटरप्राइज। ह्यूमन कैपिटल को ही हम एंटरप्रेन्योरशिप नाम से हमने पढ़ा था। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड दिस ह्यूमन कैपिटल। तो दिस एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हमने बताया था एंटरप्रेन्योर लैंड, लेबर और कैपिटल को कंबाइन करता है इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन इन सच अ वे दैट ही इज एबल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। सो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो दिस इज अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ये सारी चीजें यार देखो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको सही से समझ में आ गया तो आप सिर्फ विलेज की नहीं, आप सिटीज को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। देन पालमपुर की फार्मिंग की बात है, तो इनकी मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग में एक इशू है कि भैया जमीन तो फिक्स है, तो लैंड इज फिक्स्ड। कोई चीज जब फिक्स होती है और लोगों की डिमांड होती है उस चीज के लिए, तो व्हाट दैट थिंग बिकम, दैट प्रोड्यूसेस अ कंडीशन कॉल्ड स्कार्सिटी। सो इट इज ए स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सीधा सा मतलब है कि ये अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है।
इसको सही से यूज नहीं करोगे तो भैया तुम्हारे पास ये इतना ही है, इसी में तुम्हें काम चलाना है. सो दिस इज ए स्कार्स लेवल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कौन सी चीज अनलिमिटेड है इंडिया में कि भाई जितना चाहिए उतना मिलेगा? दैट इज द लेबर. लोग बहुत हैं, सो दैट इज नॉट ए स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देन इशू ये है कि लैंड जितना हम फार्मिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सपैंड लैंड. आइए समझते हैं इस चीज से कि कितना एरिया कल्टीवेट हुआ है. लाइक 1950 से 51 तक 132 मिलियन हेक्टेयर वॉज बीइंग कल्टीवेटेड. 1991 में 186, 2000 में 186, 2010-11 से 198, देन 196, 2011-12 में, 2013-14 में 194, 2013-14 में 201, फिर 198, 197. तो आप देख रहे हैं लगभग ये कांस्टेंट है. और ये जो थोड़ा बहुत 50 सालों में जो आया है ना एक्स्ट्रा लैंड अंडर कल्टीवेशन, वो कई सारे कुछ जंगल काट के, कुछ वेस्ट लैंड होगा को खेत बना के, वो सारा कुछ करके ये यूज हुआ है. सो दिस इज द डेटा फ्रॉम द एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का अराउंड डेटा है. तो बिकॉज दिस इज डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द लैंड. और ये जो थोड़ा बहुत लैंड बढ़ा है दैट इज फ्रॉम लाइक इस तरीके के एग्जाम्पल, जैसे वेस्ट लैंड को हमने कल्टिवेबल लैंड बना लिया. ठीक है. और चूंकि लैंड फिक्स है, तो अगर हमें नई कल्टीवेशन करना है तो हमें इसी लैंड का यूज करना है. सो देयर इज नो स्कोप ऑफ द न्यू कल्टीवेशन. तो द थिंग इज दैट अब हमारे पास लैंड फिक्स्ड है, अब फिक्स लैंड है, जितना उग रहा है. तो क्या पॉसिबल है हम इसे और उगा सकें? एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हमें लैंड को बार बार यूज कर लें. बार बार यूज करने का मतलब है कि हम मल्टीपल क्रॉपिंग करें एंड क्रॉप रोटेशन करें. मतलब एक क्रॉप यूज होगी, फिर उसके बाद दूसरी क्रॉप उगाएंगे, फिर हमें मौका मिला बीच में टाइम तो हम तीसरी क्रॉप्स उगाएंगे, वगैरह वगैरह. जैसे कि रेनी सीजन में खारिफ क्रॉप का टाइम होता है, जैसे कि जवार बाजरा उगाते हैं. अक्टूबर दिसंबर में आलू उगा लेते हैं. राबी में दैट इज विंटर सीजन होता है, हम वीट उगा लेते हैं. शुगर केन तो देखो क्या करते हैं ना, मेड़ी होती है बीच में, जो ये सारा लाइक इधर खेत है इधर खेत है, तो बीच में भी कई लोग शुगर केन लगा देते हैं. तो शुगर केन को हम एनुअली उगा लेते हैं. एंड फार्मर्स ग्रो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स तो वो जरूर उगाते हैं, ताकि इस लैंड का साल में कम से कम 2 अलग अलग क्रॉप्स के लिए यूज हो. सो लाइक दिस. तो लाइक देखिए वीट, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो, वो अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं एक ही खेत में विद द चेंजिंग सीजन. हर सीजन में किसी ना किसी क्रॉप को वो सपोर्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग उगाते हैं. सो दे व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू यूज लाइक अगर मेरे पास 100 हेक्टेयर लैंड है तो मैं 100 हेक्टेयर को 200 हेक्टेयर लैंड के हिसाब से यूज कर रहा हूं, बिकॉज आई एम यूजिंग इट ट्वाइस इन 1 ईयर. तो आप डबल हो जाएगा एक तरह से. आपके पास लैंड लेकिन उतना ही, एरिया उतना ही है, लेकिन आप उसको बार बार यूज कर रहे हो. ठीक है. एक तरीका तो ये था. और इस चीज़ में असिस्टेंस कैसे होती है कि भाई चूंकि आप उसे उगा रहे हो वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है उसमें जो क्वालिटी है लैंड की वो डिग्रेड होगी, उसके मिनरल्स होगा यूज हुए होंगे. बट देन हम वहाँ पे कुछ मॉडर्न टेक्निक्स भी लगाते हैं, कुछ अच्छी इरिगेशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे इरिगेट करते हैं, एंड प्राइवेट ट्यूबवेल्स वगैरह भी लगाते हैं. सो दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग यू टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. एक और तरीका है कि हम लैंड में बार बार अलग अलग चीज़ें उगा रहे हैं. दूसरी बात, जो हम उगा रहे हैं, ठीक है, हम उसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें. मतलब कि पिछले साल अगर उसी खेत से एक सीजन में 50 किलो उग रहा था, और अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ा लूं कि मैं 150 किलो उगा सकूं, तो 3 गुना मैंने उधर बढ़ा लिया और इधर 50 प्लस 50 उधर 100 हो गया, तो मेरा क्वांटिटी बढ़ जाएगा. सो आई कैन इंक्रीज द यील्ड. यील्ड इंक्रीज करने के लिए मुझे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करने के. पहले 1960 से पहले हम ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे. दैट वाज तो उसमें क्या होता था, ट्रेडिशनल सीड्स यूज होती थी. सो दैट वुड गिव द लो यील्ड. तो लोअर इरिगेशन फैसिलिटीज थी, यील्ड भी लोअर थी, तो प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं था. एंड दैट इज वाई देयर वाज द टाइम व्हेन देयर वाज द कंडीशन ऑफ फेमिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश एंड इवन आफ्टर द ब्रिटिश राज. ठीक है. देन आया इन सबके सॉल्यूशन के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन. इट वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी. इस टाइम पे क्या हुआ, वी स्टार्टेड यूजिंग द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स. हाई यील्डिंग वैरायटी क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स में क्या होता है कि भाई आप इनको क्या क्या देते हो, पेस्टिसाइड्स लगाते हो, फर्टिलाइजर्स देते हो, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबसे लाइक ताकि एक रेगुलर इरिगेशन के लिए चीज़ें अवेलेबल हों. इरिगेशन के लिए आपके पास कैनाल्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड डैम्स का सपोर्ट रहता है. डीजल वगैरह के लिए फार्म मशीनीज वगैरह, और इसको हम प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड करते हैं HVY सीड्स के लिए, हाइडिंग वैरायटी सीड्स. एंड ये जो हाइडिंग वैरायटी सीड्स हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो प्रोडक्टिविटी होती है इनकी ज़्यादा होती है. तो पहले 50 किलो उग रहा था, तो अगली बार 200 हो रहा होगा. बट इनको उगाने के लिए, इनको सही तरीके से एक प्रोडक्शन रखने के लिए, दे नीड
दीज मॉडर्न सपोर्ट्स, ठीक है। हाई यील्डिंग वैराइटीज जो सीड्स हम यूज करते हैं, दे आर लाइक व्हीट एंड राइस, ग्रेटर इंडियन प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। इनका सबसे पहले यूज हुआ था, एंड एक इशू भी है इसमें कि दे नीड द प्लेंटी ऑफ वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जब आपके साथ ये चीज़ें होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, तो देखो केमिकल फर्टिलाइजर की एक खास बात ये होती है कि वो मिनरल्स तो तुरंत डिजॉल्व, ये पानी में तुरंत डिजॉल्व हो जाता है, तो मिनरल्स आर रीडली अवेलेबल। जब आप पानी में डिजॉल्व करके फर्टिलाइजर को डाल दिया तो मिनरल्स प्लांट्स के पास तुरंत पहुंच जाते हैं। बट द इशू इज दैट, एक तो कंसंट्रेटेड होता है, बट अब वो तुरंत पहुंच गया, इशू इज दैट वो बाद में लीच करके नीचे भी चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर में भी चले जाते हैं, तो पॉल्यूट करने लगते हैं, तो ये एक समस्या भी है। तो सॉयल लूजेज इट्स फर्टिलिटी रैपिडली, ठीक है। तो व्हाट इज यील्ड? क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ गिवन सीजन। ये थोड़ा सा समझ लेना, ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग जो कि ग्रीन एवोल्यूशन, जहाँ पे हाइडिंग वैराइटीजों का यूज होती, क्या डिफरेंस है, ठीक है। सीड्स में हम ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे जिनकी यील्ड लोअर थी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं थी। यहाँ पे हाइडिंग वैराइटी सीड्स हम यूज कर रहे थे। यहाँ पे पहले जैसे खेती करते समय काऊ डंग, नेचुरल मैन्योर वगैरह यूज होता था, अभी हमें चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ताकि इसको हम सपोर्ट कर सकें। वाटर के केस में पहले की क्रॉप्स स्टर्डी थी, इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, एंड दैट इज वाई देयर इज द प्रॉब्लम, देयर इज द वाटर स्कार्सिटी। देन कैपिटल, यहाँ पे ज़्यादा कैश नहीं चाहिए, यहाँ पे बहुत पैसा चाहिए इसको सपोर्ट करने के लिए। तो पैसा तो लग रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो उतना पैसा भी जा रहा है कहीं ना कहीं, ये चीज़ आपको समझने वाली बात है। बट लेकिन जाहिर सी बात है कि भूख वाला इश्यू सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन दिस हैज़ प्रोड्यूस्ड दिस लैंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। अब हम इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज कर रहे होंगे तो लैंड सस्टेनेबिलिटी वाला इशू आ जाएगा। लैंड सस्टेनेबिलिटी में लैंड नेचुरल रिसोर्सेज लैंड, ठीक है। तो ये हमें ज़रूरत है कि हम कॉशन के साथ यूज करें, ठीक है। अब मॉडर्न मेथड्स जो हैं दे ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी मॉडर्न मेथड्स थे, और उसके चलते क्या हुआ, देयर वाज द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। केमिकल फर्टिलाइजर्स आपको पता है, दे प्रोवाइड मिनरल्स विच आर डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड अवेलेबल immediately to plants but not retained in the soil for long। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो यूज हुए, उस केमिकल फर्टिलाइजर्स के चलते मिनरल्स सॉइल से एस्केप कर गए और पॉल्यूट किया उन्होंने ग्राउंड वाटर को, रिवर्स को एंड लेक्स को। सॉइल माइक्रोऑर्गेनिजम्स भी मार देते हैं, पीएच वगैरह चेंज कर देते हैं, तो जो आपके गुड बैक्टीरियाज वगैरह हैं जो इन दैट सॉइल हैं उसको ये ख़त्म कर देते हैं, तो सॉइल टाइम के साथ लेस फर्टाइल हो जाती है। ये केमिकल फर्टिलाइजर का एक इशू है। एंड हाई यील्डिंग वैराइटीज को आपको यूज करने के लिए आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज दैट इज देयर डिमांड। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में सॉइल इज लूजिंग इट्स फर्टिलिटी। व्हेन सॉइल इज लूजिंग इट्स फर्टिलिटी, तो अगली क्रॉप वो कहां से उगाएगी, अनटिल एंड अनलेस यू पुट अगेन द फर्टिलाइजर्स। तो देयर विल बी द इशू ऑफ सैलिनिटी, पॉल्यूशन, ये सारे इशूज आने लगेंगे। देन देयर इज द डिप्लीशन ऑफ द वाटर रिसोर्स टेबल ऑल्सो, क्योंकि आप पानी ओवर यूज कर रहे होंगे, यू नीड द इरीगेशन। तो व्हेन यू नीड द इरिगेशन यू आर यूजिंग द प्लेंटी ऑफ वाटर, जितनी पहले चाहिए नहीं थी, तो वाटर टेबल भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड दैट इज वाई पंजाब टुडे इज फेसिंग द लैंड डिग्रेडेशन एंड देयर इज राइजिंग कल्टीवेशन कॉस्ट। तो ये कुछ नेगेटिव इश्यूज भी हैं, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम 11th होगा में जाएंगे, ठीक है। अब एक इशू और है लैंड के साथ, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड। आप ये देखिए, कुछ लैंड तो बड़े बड़े हैं, राइट, ये कुछ कुछ बड़े बड़े हैं, कुछ लैंड छोटे छोटे, इससे छोटे हैं, ये छोटे छोटे लैंड। कुछ लैंड उससे भी छोटे हैं, इसको बांट दिया दो में, इसको बांट दिया दो में, कुछ बाद में कुछ ऐसे भी बढ़ गया। तो ये वाले एग्जांपल्स हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं उगा रहा हूं, पहली बात है डिस्ट्रीब्यूशन में ये जमीन जा रही है, ये जमीन जा रही है। दूसरी बात, थोड़ा सा प्रोडक्शन करने में जो हम जितने फर्ज डालेंगे उसकी जगह हम एक पूरा इसमें जो उगाएंगे, तो क्या यहाँ की यील्ड ज़्यादा अच्छी नहीं होगी? बिल्कुल यहाँ की ज़्यादा अच्छी होगी। सो अ हायर लैंड प्रोड्यूस एंड द बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर क्रॉप्स, एंड दैट इज वाई टुडे लैंड बैंक्स वगैरह में दे आर पूलिंग देयर लैंड्स, बेसिकली पूलिंग देयर लैंड। सब लोग साथ आके वो करते हैं, जितना जिसका लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है, उतना उसका शेयर बनता है। सो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरियाज एंड फार्मर्स देखेंगे, लेकिन द इशू इज दैट मीडियम, स्मॉल एंड लार्ज फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, वो केवल 15% हैं गांव में, लेकिन दे आर होल्डिंग 55% ऑफ द लैंड। तो 15% लोगों के पास 55% लैंड है।
ये देखिए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग टोटल। 9 लोग तो यहीं आ गए, फिर उसके बाद ये आ गए, फिर उसके बाद ये आ गए, इसके बाद ये आ गए, तो कितनी फैमिलीज हैं? और यहाँ पे 8-9 फैमिली। सो 15% आर द मीडियम सेमी मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु आर हैविंग द कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 55.4%, और 85% फार्मर्स के पास दे हैव द लेसर लैंड। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास लैंड कम होगा उसके पास बहुत ही कम होगा, जिसके पास ज़्यादा होगा उसके पास बहुत ज़्यादा होगा। सो देयर इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, दिस इज अगेन ए प्रॉब्लम यार, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट वाइज सेग्रीगेशन भी है। अपर कास्ट के पास आज भी विलेजेस में प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा लैंड है। स्मॉल फार्मर्स का क्या मतलब हुआ? दे आर लाइक कल्टिवेटिंग लेस देन 2 हेक्टेयर्स, दे इज इनएडिक्वेट इनकम। मीडियम and large farmers, they are cultivating more than 2 hectares, and therefore their yield is also better. So this is again a problem of there is again a problem of land distribution. और क्यों villages में दिक्कत है, गरीबी है, poverty है, this is one of the reason, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। Then labor, that is the another factor of production. जैसे ये दिखा रहा है, this is the labor, like work on the field, wheat crops के लिए you are plowing by the like bullocks, ठीक है। सो कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स, ये अलग अलग वर्क्स हैं जो करते हैं, ये करने वाले ये लोग हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपके पास लैंड है तो जाहिर सी बात है उस पर काम करने वाला भी इंसान चाहिए। अगर काम करने वाला इंसान नहीं है तो आप काम करेंगे कैसे? सो स्मॉल फार्मर्स दे कल्टिवेट देयर ओन फील्ड एंड दे प्रोवाइड देयर ओन लेबर। तो वो अपना खुद का फील्ड कल्टीवेट करते हैं, अपना लेबर प्रोवाइड करते हैं स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि उनके पास और कोई काम तो है नहीं, ठीक है। बट इनके पास सरप्लस नहीं होता, एक्स्ट्रा होता नहीं कि वो बेच सकें, तो दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम दैट दे हैव। समटाइम्स दिस स्मॉल फार्मर्स दे हैव टू गो दे आउटसाइड एंड वर्क। कहाँ पे काम करेंगे? बड़े फार्मर्स के यहाँ पे, क्योंकि उनके पास खेत ज़्यादा है, लोग कम है। तो जब खेत ज़्यादा है, लोग कम है, तो उनके पास जाएंगे, बोलेंगे भैया काम दे दो, बोलेंगे ठीक है काम ले लो, और काम के बदले वो उनको या तो पैसे देंगे या तो क्रॉप्स भी दे देते हैं कई बार। तो दैट इज देयर अरेंजमेंट। मीडियम एंड स्मॉल फार्मर्स दे हायर द फार्म लेबरर्स। लेबरर्स कौन से होते हैं? फार्म लेबरर्स कौन होते हैं? फार्म लेबरर्स कम फ्रॉम लैंडलेस या फिर स्मॉल प्लॉट फैमिलीज। या तो आपके पास बहुत छोटा खेत होगा या फिर खेत होगा ही नहीं, ठीक है, तो वहां से इनको लेबरर्स मिलते हैं। तो लेबरर्स के साथ सीन क्या है? दे डोंट हैव एनी राइट ओवर द क्रॉप। क्रॉप के ऊपर इनका कोई राइट होता नहीं है। क्रॉप उगाते हैं, दे डोंट हैव द राइट ओवर द क्रॉप, लेकिन दे हैव द राइट ओवर देयर वेजेस, या फिर दे आर पेड इन काइंड। सो दे आर पेड वेजेस फॉर द वर्क। जितना काम करें वो दे आर बीइंग गिवन द वेजेस। सो दैट इज ईदर गिवन कैश, पैसे मिलेंगे, या तो फिर दे आर पेड इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स। कभी कभी खाना पीना भी मिल जाता है, बोलता है कि भाई ठीक है तुमको 2 वक्त की रोटी देंगे, लेकिन तुम्हें दिन भर में खेत पे काम करना है। जब आपके पास ऑप्शन नहीं होगा तो आप उनकी ये बात भी मानते हैं। एक्सप्लॉयटेशन होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हो रहा है। So wages differ from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another, like sowing and harvesting. Employment duration भी फिक्स नहीं है, डेली बेसिस पे भी लगा सकते हैं, हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही लगा सकते हैं, पूरे साल के लिए भी लगा सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट दैट दे हैव। मैनी टाइम्स वेजेस गवर्नमेंट मिनिमम के नीचे होता है। गवर्नमेंट बोली भैया 300 रुपये तो मिलना ही चाहिए पर डे का, वो लोग देंगे 100 रुपये। अब समस्या क्या है वहाँ पे? लोग क्यों रेडी हो जाता है? समझना इस बात को। कई बार हमें पता है कि हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, बट बेटा भूखा है, वाइफ भूखी है, घर पे खाने को नहीं है और कहीं पे काम नहीं है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे 100 रुपये मिलना है, कि आप काम नहीं करोगे? तो फैमिली के लिए इंसान काम करता है। एंड दैट इज़ वाई एक्सप्लॉयटेशन मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स अक्सर लैंडलेस ये फार्म लेबरर्स का करते हैं, ठीक है। सो लेबर इज द मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये तो लाइफ वाली बात है। आप हर चीज़ के लिए अवेलेबल रहोगे, पढ़ाई को छोड़ के, आपकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। अब दिन भर फ़ोन पे लगे हुए हो, आपकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। बी लाइक जब भी पढ़ाई काम कर रहे हो, अपने काम में बिजी रहो, अपनी चीज़ों में बिजी रहो, आपकी वैल्यू अपने आप होने लगेगी। ये तो आपके लाइफ में कुछ भी करने जाओगे ना, इवन इन योर लव लाइफ ऑल्सो यार। कुछ लोग होते हैं दे थिंक कि भाई मैं तो हमेशा बस फ़ोन पे लगा रहूँगा, मुझे टेंशन मिल जाएगा। टेंशन सीकर्स की बात बता रहा हूँ यार। एक बात बताओ, तुम हमेशा अवेलेबल हो, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है, सामने वाला तुम्हें क्यों वैल्यू करेगा? अपनी वैल्यू आपके काम से आती है। आप अपनी वैल्यू बनाओ, आप अपने काम में लगो, सामने वाला इंसान खुद ब खुद आपको पूछेगा, ठीक है। एनीवेज, सो देन देयर इज द लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटीज
उनके पास लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटीज होती है, जाहिर सी बात है, दैट इज़ वाई दे आर वर्किंग. एंड देन दी माइग्रेशन वाला थिंग. तो जब कई बार काम नहीं होता है, वहाँ पे भी काम नहीं है, बड़े फार्मर्स के पास भी काम नहीं है, तो क्या करते हैं, लोग जाते हैं दूसरी जगह पे काम करने में. नाउ द माइग्रेशन थिंग, ये इंटर स्टेट भी होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट लाइक झारखंड, उड़ीसा, इन सब जगह से लोग पंजाब भी जाते हैं और दूसरी जगह भी जाते हैं. एंड देन द इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट इटसेल्फ, एक गांव से दूसरे गांव. और माइग्रेशन तो आजकल इंटरनेशनल भी हो रहा है, ठीक है, बट दैट इज फॉर द स्किल्ड लेबरर्स, दैट इज नॉट फॉर द विलेजर्स. अक्सर वो गाँव यहाँ से निकल के खेती करने नहीं जाते, दैट इज फॉर द IT इंडस्ट्री. सो ये वाला प्राइमरली दैट इज फॉर द सर्विस सेक्टर, बाकी वाला चीज फॉर दिस सेक्टर, ठीक है. देन फार्मिंग करनी है तो कैपिटल चाहिए, पैसा होगा चाहिए. सो मॉडर्न फार्मिंग नीड्स ग्रेटर डील विथ कैपिटल. स्मॉल फार्मर्स के पास पैसा इतना होता नहीं है, तो दे बोरो द मनी. अब ये पैसा बोरो कर रहे हैं, कोई इनको देने के लिए रेडी नहीं है, बैंक देने के लिए रेडी नहीं है, बोले तुम्हारे पास कागज नहीं है, तो फिर इनको मनी लेंडर से पैसा हायर करना पड़ता है. मनी लेंडर्स इनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते हैं, तो ये लोग इंटरेस्ट रेट ही इतना ज़्यादा हो जाता है. अब 100 रुपये दिया, बोला हम तुमसे साल का 50% लेंगे इंटरेस्ट रेट, ऐसे चलता है. 5% पर मंथ, 5% पर मंथ इज इक्वल टू 60% पर ईयर. तो 100 रुपया है तो इसको 160 रुपये देना है. ये पूरी जिंदगी ये 60 रुपये वाला ही नहीं पार कर पाता, और ये 100 रुपये तो प्रिंसिपल बना रहता है, तो ये देता रहता है, पुश्ते भर पुश्ते चलती रहती है, ये कभी दे नहीं पाता. और इसीलिए आप कई बार पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि पुश्तों की पुश्त क्या कहते हैं, उनका बस कर्जा चुकाने में लगी हुई है, क्योंकि ये 60 रुपये कमा ही नहीं पाता है पूरी जिंदगी, 100 रुपये की तो दूर की बात है. सो दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स. इशू इज दैट दे गिव इट एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, तो दे आर इन डिस्ट्रेस. प्रोडक्शन इतने होते नहीं कि वो सेव करके वापस कर सकें, और कैपिटल स्कार्स है इनके लिए कि दूसरी जगह से कैपिटल ले सकें. मीडियम एंड लार्ज फार्मर कैपिटल, दे हैव ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, दे आर एबल टू अरेंज द कैपिटल इजिली. सो कैपिटल इज मैन मेड एंड कैन बी इंक्रीज्ड अनलाइक फिक्स्ड लैंड, ठीक है. देन कमिंग द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. फार्मर फैमिली कंजम्पशन के लिए बचाते हैं थोड़ा सा जो भी क्रॉप्स हो गए हैं, एंड आफ्टर दैट जो बच गया एक्स्ट्रा, जो उनको नहीं कंज्यूम करना, दिस सेल द एक्सेस प्रोडक्ट इन द मार्केट. स्मॉल फार्मर्स के पास इतना होता ही नहीं है कि वो बेच सके, तो दे हैव लिटिल सरप्लस, तो उनका ज्यादातर शेयर जाता है फैमिली नीड्स के लिए, तो अक्सर दे आर नॉट द सप्लाई इन द मार्केट. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स एक्चुअली उनका कंजम्पशन इतना होता नहीं, एंड दे प्राइमरली वर्क फॉर द मार्केट इटसेल्फ. तो दे हैव द लार्ज सरप्लस एंड दे आर प्रोड्यूसिंग फॉर द मार्केट, और इसके लिए इनके पास पैसे से पैसा आता है, तो कहते हैं ना पैसे से पैसा खींचता है. तो दिस इज द कंडीशन इन द थिंग. नॉन फार्म एक्टिविटीज भी विलेजेस में होती हैं, लाइक बट उसमें लेस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है फार्मिंग से अलग. अब इस टाइम पे इनफैक्ट नॉन फार्म कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं धीमे धीमे, मछली पालन वगैरह हो रहा है, आपका डेयरी सेक्टर राइज कर रहा है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लाइक गुड़ उड़ बना रहे हैं, शॉपकीपर्स वगैरह भी हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह भी डेवलप कर रहा है, ठीक है. लेकिन स्मॉल स्केल फार्मिंग में लाइक दे इज द सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स दैट इज डन नॉर्मली एट होम. गुड़ वगैरह बनाने वाली चीज़ें, जैगरी लिस्ट, घर में इंटरनेट फैसिलिटी लगा ली, भैया 5 रुपये में 1 घंटा इंटरनेट मिलेगा, तो इस टाइप से सर्विसेज भी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. सो फ्यूचर ऑफ द नॉन फार्मिंग विलेजेस, फ्यूचर ऑफ द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन विलेज, दैट इज इंक्रीजिंग स्टीडली. सो दैट इज़ द थिंग जो मुझे डिस्कस करनी थी. तो बेसिकली यार इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, इन्होंने बेसिकली बताया कि विलेज में हो क्या रहा है, दैट इज़ द थिंग. विलेज में क्या हो रहा है, उन्होंने एक रूरल इकोनॉमी का एक प्रारूप देने की कोशिश की है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. अब इसके बाद आपको जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसे आप बस एक बार रीडिंग कर लेना. इवन अगर आप इसके बाद एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे ना, तो कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो आपका कोई भी ऐसा कंटेंट है ही नहीं जो छूट जाएगा. हमने सब कुछ कवर कर लिया है इस वीडियो में. उसके अलावा जो शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दे आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स. माइंड मैप्स और ARQ क्वेश्चंस कर लेना, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखो एनसीईआरटी का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको पूरा एकदम डिटेल में बताना. एनसीईआरटी का पर्पज़ ये है कि आपको बेसिक चीज़ों में आपकी फाउंडेशन बिल्ड कर देना. नाउ यू नो इन द रूरल इकोनॉमी कि भैया होता क्या है इन द रूरल इकोनॉमी, कि देयर इज अ लाइक लैंड, देयर इज अ फिक्स लैंड. इस फिक्स लैंड को कुछ पर्टिकुलर लोग होल्ड कर रहे हैं, बाकी लोगों के पास थोड़ा थोड़ा लैंड है. ये लोग इनडायरेक्टली, बिकॉज दे आर द लाइक फ्रॉम द अपर कास्ट, दे आर द इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड दे आर होल्डिंग द लैंड, सो दे हैव द more control over the factors of production. When they have the more control over the factors of production, तो ये कहीं ना कहीं इनकी लाइफ को कंट्रोल भी करते हैं इनडायरेक्टली, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लाइक लोअर वेजेस देते हैं, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लाइक जब ये लोग उधार हुआ देते हैं तो बहुत अच्छे हाई परसेंटेज पे देते हैं, तो इससे ये काम कराते रहते हैं, तो गरीब गरीब रहता है, अमीर अमीर रहता है.
मेन एक्टिविटी है फार्मिंग. इश्यूज विद द लैंड इज दैट, वहाँ पे जैसे अब इन्होंने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की, तो लैंड का इशू ये था कि लैंड या तो स्कार्स है. जब लैंड स्कार्स है तो हम या तो इसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं या फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. उसके मेथड्स इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के फॉर्म में डिस्कस किया था. मल्टीपल टाइम्स यूज करने के लिए उन्होंने मल्टी क्रॉपिंग वगैरह वाली यूज डिस्कशन किया था. फिर आए थे कैपिटल लेबर के बारे में. लेबर के बारे में हमने बताया था कि स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है, दे आर एक्चुअली द लेबरर्स, एंड apart from that they are working for the medium and large scale farmers. large scale farmers के पास land है, सारा influence है. कैपिटल वाइज हमने बात की थी that like we have the fixed capital, we have the physical capital, human capital. physical capital में हमने डिस्कस किया था कि like there is the capital whereby this one, yeah, there is the capital which is fixed, there is the capital which is working. Fixed capital is not used, that is not consumed immediately. Fixed capital, this working capital is consumed immediately. उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की बात थी, जिन चीज़ों के हम ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं. एंड फाइनली वी सॉ कि नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ किस तरीके से विलेजेस में विद द टाइम जैसे जैसे आपके विलेज डेवलप हो रहे हैं वो राइज कर रहे हैं. अगला चैप्टर है आपका पीपुल एज द रिसोर्स, जहाँ पे आप इनके बारे में पढ़ेंगे कि हाउ द पीपुल आर कंट्रीब्यूटिंग to the economic development. We will be also looking for the other issues that people are facing during the process, and accordingly फिर ये chapter 2 खत्म हो जाएगा. So that's it for this video. Thank you very much. जय हिंद.